हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन बुधा क्लासेस चैनल पे। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का ज्योमेट्री का एक बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी प्रमेय को प्रूफ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल कॉपी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि ये जो मैं आपको थ्योरम प्रूफ करने जा रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 में पहुंच चुके हैं। तो थ्योरम क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चर्चा कर दूं कि सबसे पहले थ्योरम क्या है। प्यारे बच्चों, थ्योरम आपका है, देख सकते हैं आपका जो प्रमेय है वो प्रमेय है कौन समरूपता। पिछले क्लास में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को पढ़ा था, उसके एग्जांपल्स को भी किए थे और उसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को अच्छे तरह से किए थे। और आज हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं और अगले चैप्टर में हम लोग समरूपता को जानेंगे, समझेंगे। किस किस कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप होते हैं याद करेंगे। यदि आप पिछले कक्षा में यानी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, सर्वांग समता पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है, सबसे पहले उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सर्वांग समता से भी रिलेटेड है। कहीं कहीं इस सर्वांग समता का भी प्रयोग होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज किस कंडीशन में सर्वांगसम होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, कि दो त्रिभुज जो होते हैं वो किस किस कंडीशन में सर्वांगसम होते हैं। मैं ज्यादा तो इसके ऊपर प्रूफ के साथ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट्स ले सकते हैं किस किस कंडीशन में कौन सी कसौटी है। तो पहला कसौटी है प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड, यानी मान लिया जाए ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज आपका क्या है, डीईएफ है ना। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उसके दो साइड और बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और उसके बीच का कोण, यानी कहने का मतलब है ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए और बीच का कोण यदि बराबर हो जाए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो पहला है साइड एंगल साइड। दूसरा क्लास हम लोग 9th में ये सर्वांग समता पढ़े थे, हालांकि 10th में सर्वांग समता हल्का फुल्का कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको यूज आएगा, प्रयोग आएगा। दूसरा क्या था? तो दूसरा था प्यारे बच्चों एंगल साइड एंगल था, है ना। एंगल साइड एंगल यानी कहने का मतलब है कि दो कोण, किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो और उसकी बीच की कोई एक भुजा, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये बीच वाली भुजा इस त्रिभुज के बीच वाली भुजा के बराबर है, तो उस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। उसी तरह से और भी कसौटी, जैसे हम लोग साइड 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 पढ़े थे, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो उस कंडीशन में भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे, एक और पढ़े थे, जैसे आरएचएस पढ़े थे, है ना। ये समकोण त्रिभुज में समरूपता होता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री के बराबर और उसका हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और दूसरे त्रिभुज का भी कर्ण बराबर और एक साइड बराबर, तो उस कंडीशन में त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो 9th की चीजें, हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं। किसमें? 10th में। और 10th में हम लोग को सर्वांगसमता नहीं बल्कि हम लोग को क्या पढ़ना है, समरूपता पढ़ना है। तो क्या है समरूपता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। समरूपता कसौटी क्या है, देखिए क्या है। सबसे पहला कौन समरूपता है, कहता है यदि दो त्रिभुजों में, है ना, दो त्रिभुज, सबसे पहले इसको समझते हैं, इस प्रमेय को सबसे पहले समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि दो त्रिभुज है प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज है आपका एबीसी और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, डीईएफ है। दूसरा त्रिभुज क्या है, डीईएफ है, ठीक है। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कह रहा है कि इसका संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, ठीक है। एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, सॉरी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। कह रहा है दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है।
कोण यदि बराबर हो तो संगत भुजा एक के अनुपात में, यानी इसमें दे रखा है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, यानी कि कोण बराबर है और सिद्ध करना है कि संगत भुजा समानुपातिक, यानी कहने का मतलब है कि ए बी बटा डीई बराबर बीसी बटा ईएफ, यानी ए बी इस भुजा का संगत भुजा ये भुजा, और इस भुजा का संगत भुजा ये भुजा, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, और ये तीसरी भुजा आपका एसी और डीएफ, ये अनुपात आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रूफ करना है, तो इस तरह से यदि संगत भुजा समानुपातिक हो गया तो इस तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। यही प्रूफ करना है, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में एंगल बराबर दिया हुआ है, एंगल बराबर दिया हुआ है, हम लोग को सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं का अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आशा करता हूं प्रमेय क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले इसको एरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि दो त्रिभुजों में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे पर बच्चों, दो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। एक त्रिभुज है और ये आपका दूसरा त्रिभुज है। थोड़ा और इसको ये आपका दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका दो त्रिभुज है जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम आपका ए है, एबीसी, और दूसरी त्रिभुज का नाम आपका क्या है, डीईएफ है। क्या है, डीईएफ है ना। और इसमें क्या दिया वो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया है, क्या दिया है, दिया है एंगल ए बराबर एंगल बी, है ना। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में ऐसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, है ना। क्या दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल डी के, ठीक है। यानी ये वाला कोण, ये कोण आपका इस कोण के क्या है, बराबर है। और क्या बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल किसके बराबर है, एफ के। एंगल बी बराबर एंगल सी है और एंगल ई बराबर एंगल क्या है, एफ है। ये आपका कोण बराबर आपका दिया हुआ है इस त्रिभुज में, ठीक है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। यानी सिद्ध करे कि ऐसे त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा जब उसके संगत भुजा को समानुपातिक कर देंगे, जैसा कि अभी हम आप लोग को समझाएं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ, और ये समरूप तभी होगा, है ना। ये त्रिभुज समरूप तभी होगा जब इसके संगत भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पर बच्चों, त्रिभुज जब समानुपाती हो जाएगा तो ये ऑलरेडी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अभी जितने भी थ्योरम आएंगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना कि प्रमेय को रचना से भी प्रूफ किया। प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम लोग को कुछ रचना करना होता है। तो प्यारे बच्चों, इस थ्योरम में भी हम लोग रचना करें। इस थ्योरम में नहीं बल्कि आने वाले जितने भी थ्योरम है त्रिभुज से रिलेटेड, उन सारे थ्योरम में आप लोग को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में भी रचना करना है, और रचना क्या करना है थोड़ा ध्यान देना है। रचना क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान देना कि आखिर हम लोग क्या रचना में करेंगे। तो कहना के मतलब है कि डी, है ना, डी तथा डीएफ पर ध्यान रखिएगा। डी तथा डीएफ पर दो बिंदु लेना है।
डी तथा डीएफ पर दो बिंदु लेना है, एक बिंदु पी लेना है, एक बिंदु क्यू लेना है, और इस प्रकार से लेना है कि ए बी और डीपी बराबर होगा और एसी और डीक्यू बराबर होगा, और पी और क्यू को क्या करना है, मिलाना है। क्या किए रचना, ध्यान दीजिएगा, रचना में क्या किए कि डी पर और डीएफ पर पी बिंदु और क्यू बिंदु लिए, और पी बिंदु इस प्रकार से लिए कि ए बी और डीपी बराबर है ना, यहां से लेके यहां और डी से लेके, यानी इसके बराबर इतना काटा है इसको, और एसी के बराबर डीक्यू लिया है, इतना काम करना है। आइए जो रचना के पहले उसको लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे पी तथा क्यू बिंदु, पी तथा क्यू बिंदु किस पे, डी, डी तथा डीएफ पर इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी और डीपी बराबर है, ए बी बराबर डीपी तथा एसी बराबर डीक्यू, एसी बराबर डीक्यू, एवं क्या कर लिया, पी से क्यू को क्या किया, मिलाया, पी से क्यू को क्या कर लिया, मिलाया। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो दिया है वो किए हैं, और एक त्रिभुज में एक रचना खींचे है। रचना में क्या किए कि डी और डीएफ पर पी बिंदु लिया, और इस प्रकार से लिया कि ए बी और डीपी बराबर और एसी और डीक्यू आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां से देखिए, अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम करेंगे सर्वांगसम। कैसे करेंगे, तो अब यहां पे सिद्ध करने की बारी है। तो जब सिद्ध करने की बारी है तो थ्योरम को सिद्ध करने से पहले लिखा जाता है उपपत्ति। क्या लिखा जाता है, उपपत्ति लिखा जाता है, या फिर हम इसको प्रमाण लिखते हैं। क्या, तो पहले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू में चलते हैं। किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीपीक्यू में, है ना। क्या क्या है, तो सबसे पहले जो रचना में किए हैं उसको देख लीजिए। क्या है, ए बी बराबर है डीपी के, ए बी बराबर है डीपी के, और क्या है, ए सी बराबर है डीक्यू के, है ना। और एक चीज आपको दिया हुआ था कि एंगल ए और डी आपस में बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी, और ये आपका दिया है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये आपका क्या था, दिया हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू में, है ना। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और एंगल ए और एंगल डी बराबर। तो हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम सीखे थे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बराबर, और बीच का कोण दोनों भुजा के, ये दोनों भुजा के बीच का कोण, ये दोनों भुजा के बीच का कोण यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। अभी मैंने तुरंत थोड़ा देर पहले 9th क्लास का थ्योरम के ऊपर जिक्र किए थे। वो आता है, लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज, है ना, लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। आप देखे होंगे या जानते होंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब है कि एंगल बी जो होगा पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो केवल एक कोण को लेके चलते बीपी के बराबर हो गया, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल पी लिख सकते हैं। कैसे, सीपीसीटी यहां पे लिख सकते हैं, सीपीसीटी यानी कि कॉन्गुरेट पार्ट ऑफ कॉन्गुरेट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण और संगत भुजा भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर होती है। सीपीसीटी से एंगल बी बराबर पी हो गया।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी पी के बराबर हो गया, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब जब बी पी के बराबर हो गया तो बी तो ई के भी बराबर था, है ना। और यहां पे लिख सकते हैं, दिया है, यहां पे लिख सकते हैं, दिया है एंगल बी बराबर एंगल ई। तो जब बी पी के बराबर, बी ई के बराबर, तो पी और ई भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए एंगल पी बराबर एंगल ई लिख सकते हैं। पी और ई आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण, और इस तरह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एंगल पी और एंगल ई दोनों संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण। कैसे, देखिए तो ये एक दो रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार के कोण को संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण यदि बराबर हो गया, इसका मतलब पी और ई यदि बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है ना। इसलिए एंगल पी बराबर ई जब यहाँ पे लिख दिए तो अतः लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, ईएफ के। पी क्यू और ईएफ आपस में क्या हो गया पर बच्चों, पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो गया, है ना, और पैरेलल कैसे हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे संगत कोण से। संगत कोण से ये दोनों रेखा पी की और ईएफ आपस में पैरेलल। अब थोड़ा सा थेल्स प्रमेय पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो ये जो रेखा है ये दोनों भुजा को, अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभक्त करता है। तो यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि डीपी बटा पीई, डीपी बटा पीई बराबर क्या हो जाएगा, डीक्यू बटा क्यूएफ, डीक्यू बटा क्यूएफ। और ये हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ये थेल्स प्रमेय से आपका डीपी बटा पीई बराबर डीक्यू बटा क्या हो जाएगा, क्यूएफ हो जाएगा, क्यूएफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक ध्यान से देखिए, अगले 1 मिनट, उसके बाद फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। आइए तो हम लोग इसमें अगले पेज के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगले पेज पर, है ना, इस फिगर का जरूरत होने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों। अगले पेज पर इस फिगर का जरूरत पड़ने वाला है, तो इस फिगर को हम पहले यहाँ पे भी एक बार बना लेते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो फिर समस्या तो आएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज ये था, कुछ ऐसा ही त्रिभुज था ना। चलिए इसका नाम देते हैं, ये आपका एबीसी था, एबीसी था, यहाँ पे डी एफ था, ठीक है। और यहाँ पे हमने, ये आपका पी था और ये आपका क्यू था, और ये कोण बराबर के हम लोग कहाँ पे थे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग थे कि थेल्स प्रमेय से डीपी बटा पी बराबर आपका डीक्यू बटा क्या हो गया, क्यूएफ हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर और इसके अनुपात इसके अनुपात, उसको लिख लेते हैं। क्या आ गया था अपना, डीपी बटा पी बराबर क्या आ गया था, डीक्यू बटा क्या आ गया था, क्यूएफ आ गया था, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम रिवर्स करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो पी ऊपर में चला जाएगा और मेरा डीपी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में ये आपका क्यूएफ ऊपर चला जाएगा
QF और DQ मेरा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हमने क्या किया कि बस इसको उलट दिए, P को ऊपर कर दिया और DP को नीचे किया, और QF को ऊपर किया और DQ को नीचे किया। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। PE बटा DP प्लस 1 बराबर QF बटा DQ। इधर में भी 1 जोड़े। बराबर यदि कोई चीज है तो बराबर में तो बराबर जोड़ा ही जा सकता है। बराबर क्यों जोड़ रहे हैं उसके आगे बताते हैं क्यों जोड़ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भिन्न की जोड़ कर लीजिए, ये जो है DP, P प्लस DP हो गया यहाँ पे, और बराबर में यहाँ पे भी भिन्न की जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, QF प्लस DQ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, PE प्लस DP क्या हो गया, PE और प्लस DP पूरा आपका DE हो जाएगा। PE और DP जब जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा DE हो जाएगा, और नीचे में आपका DP है, और उधर में QF और DQ जब ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा आपका DF हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा और DQ हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे, उलट देंगे, है ना। पुनः व्युत्क्रम लेने पर फिर से एक बार यहाँ पे भी एक बार व्युत्क्रम किया और एक बार यहाँ पे व्युत्क्रम किया, बस इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एक बार व्युत्क्रम किए हैं तो जो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, DP बटा DF बराबर DQ बटा DF। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग रचना में DP किसके बराबर था, रचना में देखिए DP बराबर था AB के और DQ AC के बराबर था। रचना में DP AB के बराबर था और DQ किसके बराबर था, AC के बराबर था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए DP बराबर AB लिख सकते हैं, AB और बटा में DF हो गया, और बराबर DQ को क्या लिख सकते हैं, AC और बटा में क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने इस यहाँ पे क्या किया, ठीक है। मेन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अब मेरा AB बटा DF बराबर AC बटा DF आ गया। देखिए AB और पूरा का पूरा AB बटा DF है ना, सॉरी यहाँ पे DF नहीं होगा, यहाँ पे AB बटा, हाँ AB बटा DF हो गया यहाँ पे। एक मिनट AB बटा DP गया, AB बटा DF बटा DQ क्या हो गया, DQ प्लस DF आपका हो गया DF। एक मिनट, व्युत्क्रम के DP बटा DP AB के बराबर आ गया, AB बटा DF और DQ आ गया AC के बराबर। DP प्लस यहाँ पे DE है, ठीक है। हाँ यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे DE होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि AB बटा मेरा क्या आ गया, AB बटा मेरा DE आ गया, और AC बटा क्या आ गया, AC बटा पूरा का पूरा DF आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि है ना रचना में हमने क्या किया, रचना में जब हम P से Q को किया तो इस तरह, यदि रचना में इस तरह से किया जाता है ना, रचना को यदि इस तरह से किया जाता तो दूसरा वाला जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाएगा, है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसको समीकरण आप 1 मान लो, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध
किया जा सकता है। इसी प्रकार क्या सिद्ध किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से ए बी, जैसे हमने यहाँ पे यदि रचना में इस तरह से यदि खींचता तो आपका हो जाता क्या, ए बी बटा डी बराबर बीसी बटा आपका ईएफ हो जाता है। ये प्रूफ होता, ये समीकरण 2 हो जाता है ना। जिस तरह से हमने रचना में पी बिंदु क्यू बिंदु यहाँ लिए, पी बिंदु यदि यहाँ पे और क्यू बिंदु यहाँ पे लेते तो आपको ये प्रूफ होने वाला था, है ना। कहने का मतलब समीकरण 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ये ए बी ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ए बी बटा डी बराबर बीसी बटा ई एफ बराबर एसी बटा डी एफ। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ था इसके सभी अनुपात आपस में, भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था, यदि अनुपात बराबर हो जाएंगे इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये आपका समरूप हो गया। मेन तामझाम यहीं पे है और वो भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है। ऐसा ये जो +1 और +1 की, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपको एग्जांपल में क्वेश्चन 6.1 के एग्जांपल में इस तरह का आया था, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग किए और मेन आपको इधर में आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया गया, सर्वांगसम करने के बाद संगत कोण बराबर से, है ना, ये दोनों रेखा समांतर से थेल्स प्रमेय करके ये लाए। उसके बाद फिर आपको रिवर्स करके यानी कि व्युत्क्रम करके इसको हमने क्या किया, हल किया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्या था, एंगल समरूपता प्रमेय था। क्या था, एंगल समरूपता प्रमेय। यानी किसी त्रिभुज का यदि तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप कि ये प्रमेय आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है जब कभी। इसी तरह से आपको सिद्ध करने हैं, एक बार में नहीं समझे तो बार बार पूछिए। यदि किसी प्रकार का कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्यारे बच्चों, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, एग्जाम नजदीक है, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।